स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री का थर्ड लेसन इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल ये देखने जा रहे हैं। उसमें हम इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, ये पॉइंट हम क्या करेंगे आज कंटिन्यू करेंगे। उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हम क्या करेंगे देखने वाले। रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है उन्होंने क्या किया था 1765 में न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है, उसे ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं। किधर की है तो बंगाल में यह सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है। द कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन whereas the Nawab of Bengal had to mainstream law and order। ये जो कंपनी है, जो ब्रिटिश कंपनी है, उन्होंने उनका जो वर्किंग प्रोसेस है इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन इकट्ठा करना चाहते हैं। और जो बंगाल का नवाब है उनका जो ऑर्डर है उनके तहत उन्होंने क्या किया था, ये ऑर्डर निकाला है। दिस वॉज नोन एज ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि अभी जो पब्लिक है, अभी जो इंडियन पब्लिक्स है तो उनको अब नवाब को भी रेवेन्यू देना पड़ता है और कंपनी जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनको भी देना पड़ता है। इसी वजह से उनको ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं। द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड, यानी कि ये जो इल इफेक्ट यानी इसके जो बैड इफेक्ट है, इसके बैड इफेक्ट कब दिखने लगे, जब कुछ समय बाद यानी कुछ समय बीत जाता है तब उसके बैड इफेक्ट दिखने लगते हैं। मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वेंट इनटू द पॉकेट्स ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स, यानी जो टैक्सेस लगाते हैं वो टैक्सेस पहले तो फ्रूट ग्रेन्स कुछ ऐसा देते थे, लेकिन जब ब्रिटिश ऑफिसर आए तब उन्होंने जो टैक्स है वो मनी के तहत देना पड़ेगा ऐसा कहा था, यानी कि अब आपको जो भी है वो रुपीज़ देने पड़ेंगे ऐसा उन्होंने कहा है। द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया वॉज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हेंस मेनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड हील्ड देम, और जो मोनोपोली यानी बख्तियारी खुद की, और ये ब्रिटिश वो ऑफिसर ने क्या किया था, इंडिया में मोनोपोली क्रिएट कर दी थी, यानी कि जो कुछ लेना है ब्रिटिश कंपनी की ओर से आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, वरना हम आपको खरीदना नहीं देंगे ऐसा उन्होंने कहा था। इसी वजह से ब्रिटिश बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई है। The working system of the company in India received criticism in England, and British Parliament introduced some important law to keep control over the company। ये जो कंपनी है इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट इंडियन गवर्नमेंट को झेलने पड़े, इसीलिए उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट पे इस पर कंट्रोल करने के लिए न्यू लॉ बनाया है। देखो अब एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट पास कर दिया है। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल, और ये जो लॉ है वो अकॉर्डिंग टू 1773 में ये लॉ क्रिएट कर दिया है, और जो बंगाल गवर्नर है वो उसके तहत उसको क्या कहा जाता है, गवर्नर जनरल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है गवर्नर बंगाल के जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल कहते हैं, और उनका नाम क्या है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये पूरे इंडिया के गवर्नर बन गए, गवर्नर जनरल बन गए। ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविजन, और उन्होंने ऐसी पॉलिसीज क्रिएट कर दी और मुंबई और मद्रास को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। ए कमेटी ऑफ
4 members was set up to assist him, और ये हैंडल करने के लिए, ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 4 ऑफिसर एक कमेटी अरेंज कर दी और उसमें 4 मेंबर उन्होंने ले लिए हैं। इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड। The act provided for appointment of the permanent board of control for better regulation and management of affairs of the East India Company in India। यानी बाद में एक एक्ट पास हो गया है 1784 में, पिट्स उसे कहते हैं। ये एक्ट्स की वजह से क्या हुआ है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ है, वो पॉलिसीज़ को वो क्या करते हैं, अच्छी है या बुरी है ऐसा देखकर वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इन 1813 to 1833 and 1853 new laws were passed by the parliament to take control changes in the working of the company। और 1813 और 1833 एंड 1853 ये जो 3 साल है, इस साल में उन्होंने कुछ लॉ पास कर दे और उसमें कुछ बदलाव लाए हैं। कंपनी की जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें कुछ बदलाव लाए हैं। इन दिस वे देयर यू होल्ड एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसको कंट्रोल में ले लिया है। विद द इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल, emergence of British rule, a new administrative system got developed in India। और इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने इंडिया में निर्माण कर दी है। उसे सिविल सर्विस कहते हैं, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है। सिविल सर्विस आता है, उसमें मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम, ये 4 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये जो मेन 4 पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें फर्स्ट सिविल सर्विसेज टू स्ट्रेथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश का सामर्थ्य इंडिया में बढ़ने से पहले देयर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट यानी कि वो नौकर निर्माण करना, यानी कि वो न्यू सर्वेंट बनाना, इसको ब्यूरोक्रेट कहते हैं। लॉर्ड क्रॉनवेल से इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, और उन्होंने इंडिया में कारकुन बनाना स्टार्ट कर दिया है। सिविल सर्विस के तहत सिविल सर्विस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो सिविल सर्विस है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, गवर्नर का। He restricted the private trade carried out by the company officers and for this purpose he increased their salary। और जो कंपनी है, कुछ कंपनी अच्छी चलने के लिए, अच्छी बेनिफिट के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने ऑफिसर को अच्छी सैलरी दे देते हैं। For the convenience of administration, he divided the British occupied territories into districts। और अच्छे गवर्नमेंट करने के लिए उन्होंने किया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है और ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी है उन्होंने उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिवाइडेशन किए है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो कलेक्टर है वो उधर का मेन रहता है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, और रेवेन्यू को वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। गिवन जस्टिस मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, द ऑफिसर वेयर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज। और ये जो और क्या करते थे, लोगों को न्याय दिलाने का भी काम करते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर समझ में लाने का। और जो एग्ज़ाम जो सिविल सर्विस का जो पोस्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेकर वो क्या करते थे, उनको अपॉइंट करते थे। द मिलिट्री एंड द पुलिस फोर्स,
the duty of military was to safeguard the British occupied region in India। और ये मिलिट्री और पुलिस का मेन ड्यूटी कौन सा था, तो जो ब्रिटिश रीजन है इंडिया में वो उसको सेफगार्ड करना, यानी उसकी रक्षा करना, ये मेन ड्यूटी है। एक्वायर न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि न्यू टेरिटरीज का कैप्चर करना, और कोई भी अगर रिवोल्ट खड़ा होता है, कोई भी उसके ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ कहाँ से भी आती है तो उसको वहाँ पर शांत कर देना, यानी कि उसको मिटा देना। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वाज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स। और पुलिस फोर्स का मेन ड्यूटी कौन सा था, तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर कंट्री, यानी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये उनका मेन टास्क है। अब जुडिशियल सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था कैसी थी। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड में जिस तरह से जुडिशियल सिस्टम है उसी तहत ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडिया में भी जुडिशियल सिस्टम उन्होंने बनाई है। एवरी डिस्ट्रिक्ट्स हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केसेस। और एवरी जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रहता है उसमें सिविल और क्रिमिनल कोर्ट रहते हैं, और उसमें लोकल केसेस क्या करते सॉल्व किया करते हैं। फॉर रिकन्सिडरेशंस ऑफ देयर जजमेंट्स हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश। और अगर इन दोनों कोर्ट में अगर कोई फैसला नहीं हो जाता तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, हाई कोर्ट का निर्माण कर दिया है। ये जो बचा हुआ लेसन क्या करेंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक रुक जाते हैं। थैंक यू।